नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मध्य प्रदेश जियोग्राफी की सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और उन 2 लेक्चर्स यानी कि 2 क्लासेस में हम लोगों ने MP जियोग्राफी के स्टार्टिंग से लेकर जो भी एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष आने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने उन 2 क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को दिए हैं और सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंसेप्शनल तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। यानी कि हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने हैंड मैपिंग के माध्यम से आपको बताया भी है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो कहाँ से और किस प्रकार से लिया गया है। ठीक है ना। तो उसी प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी क्लास 3 है। क्लास क्या है? 3। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज करवाने का प्रयास करूँगा। जल्दी जल्दी रिवाइज कर देंगे 5 मिनट में। ठीक है ना। 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं है। तो इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पर दिया था, क्योंकि ये तो हम एक्सप्लेनेशन जो भी है क्वेश्चंस का क्लास 2 में कर चुके थे। ठीक है ना, कि राजस्थान के साथ में कौन सा, तो ग्वालियर एक अंतर्वर्ती जिला है और ग्वालियर राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है। तो महाराष्ट्र के साथ हम लोगों ने ये देखा था कि बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल ये चारों सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। 3 में हमने क्या देखा था कि जब भारतीय मानक समय रेखा पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है उस स्थान की स्थिति क्या होगी। इसमें हम लोगों ने आंसर क्या देखा था दोस्तों? 172 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको स्पीडली यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के द्वारा मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? 3 भाग। ओके, आगे भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितनी प्राकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? 7 प्राकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर याद दिला दूँ कि हम लोग 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं क्लास नंबर 2 में। ठीक है ना। आज हम लोग 30 से आगे क्वेश्चन करेंगे, तो इसीलिए मैं एक बार आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। मालवा पठार के उत्तर और दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचना स्थित है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि मालवा के उत्तर में मध्य भारत का पठार और मालवा के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। सी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। और 7 पे क्या है कि प्रशासनिक आधार पर मध्य प्रदेश के पूर्व में उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है। ओके। भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की उत्तरी और दक्षिणी सीमा कौन सी प्राकृतिक संरचना निर्धारित करती है। तो उत्तर और दक्षिण सीमा की बात होगी तो 3 और 4 आएगा यहाँ पर, चंबल और ताप्ती नदी। और 9 पे हम लोगों ने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचनाओं का उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। तो मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सी वाला हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। हम लोगों ने इनके क्षेत्रफल भी यहाँ पर देख लिए थे। ठीक है ना। और 10 में क्या है कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 34,000 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा सही मिलान करना है और सही मिलान में हमने ये देखा था कि मालवा प्लेट्यू कितना है। तो मालवा प्लेट्यू हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ए 28% नर्मदा सोन घाटी, बी 26% सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सी और ये हो जाएगा डी। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ए का 4 और इसमें क्या है बी का 2। तो ए का 4 बी का 2 ये वाला आ रहा है। डी वाला आंसर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है। आगे बढ़े थे हम लोग कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत मुख्य भौगोलिक भागों में से कौन सा सही है। मुख्य भौगोलिक भागों में से कौन सा नहीं है बोल रहा है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो मध्य भारत का पठार यहाँ पर नहीं है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों नहीं है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संरचना नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सभी प्राकृतिक संरचनाएं यहाँ पर आती है। ठीक है ना, ये सभी है। और पूर्वी पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किस प्राकृतिक संरचना को रखा गया है। तो वहाँ पर आएगा बघेलखंड का पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के दक्षिण और उत्तर में कौन सी प्राकृतिक संरचना है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में यदि बात करेंगे तो मालवा का पठार कहाँ है, उत्तर में नर्मदा सोन घाटी और ताप्ती नदी घाटी। अच्छा,
पहले पूछ रहा है कि दक्षिण, और उसके बाद में पूछा उसने उत्तर में, तो दक्षिण में कौन आएगा? दक्षिण में आएगा महाराष्ट्र का पठार, और उसके बाद में आएगा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर और दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचना है? उत्तर में मालवा का पठार है भाई। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में क्या है? मालवा का पठार, और दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार आएगा। ठीक है, करेक्ट, ये कंडीशंस होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, मध्य भारत के पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? चंबल आएगी यहाँ पे। अगला, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर और दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं अवस्थित है? सतपुड़ा के उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में नर्मदा घाटी है और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी है। गोदावरी अपवा तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना अपवा तंत्र आता है? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? 23,388 वर्ग किलोमीटर। 19 क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल कितने देखे थे? यानी कि पिछली क्लास की यदि मैं बात करूं तो हम लोगों ने उसमें 30 क्वेश्चन देखे थे। कितने? 30। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 30 प्रश्न। तो इन 3 प्रश्न का हम लोग क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली क्लास में हर एक क्वेश्चन को कंसेप्शनल तरीके से काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, ऐसे ही हम लोग आज के भी सारे के सारे क्वेश्चन समझाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम लोगों ने देखा था गोदावरी अपवा तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी नहीं आती है? तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? बाघ नदी जो छत्तीसगढ़ से आती है। माचागोरा बांध किस नदी पर है? पेंच नदी पर है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा नेहल सेरा बांध किस नदी पर है? चंदन नदी पर है। लिलाही जलप्रपात छिंदवाड़ा में है। और मलधर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो बालाघाट में। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना सारे। गांगुलपारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में? बालाघाट में है। राजीव सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर बना हुआ है? वेरी गुड, वैनगंगा पर है। अच्छा, राजीव सागर पूछा दोस्तों, राजीव सागर वैनगंगा पर नहीं है, बावनथड़ी पर है। नेक्स्ट, धूती बांध मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस जिले में जाता है? तो ये बालाघाट में जाएगा, वैनगंगा पर है। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये जाएगा दोस्तों शिवनी जिले में। और शिवनी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो वैनगंगा को शिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। और छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? कुलबहरा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए थे। कब? जस्ट पिछली क्लास में, ठीक है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए। किस प्रकार से वो भी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग देख चुके हैं। जो लोग भी नए हैं, खास करके जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन इस लेक्चर में क्लास 2 के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। उसके पहले क्लास 1 भी हम लोगों ने आपको क्वेश्चंस के माध्यम से प्रोवाइड करवाई है, तो उनको भी आप एक बार देखिएगा और उन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से एज अ कंसेप्शनल तरीके से पूछे जाते हैं। हमें तो वो बस एक फैक्ट के रूप में नज़र आता है, लेकिन रियल में वो एक फैक्ट नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है कि तोतला डोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या लिखा है दोस्तों? तोतला डोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? अब बताओ क्या करोगे। 4 ऑप्शन है आपके पास में, पेंच नदी, कुलबहरा, बावनथड़ी और देव नदी। पेंच नदी, कुलबहरा, बावनथड़ी और देव नदी। और डैम का नाम क्या है? तोतला डोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या आंसर होगा यहाँ पर हमारा? तो एक बात समझना दोस्तों आप लोग, कि यदि मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर देखना, क्योंकि चीज़ों को जब तक हम लोग, अगर मैं वहाँ पर सिर्फ जो ऑप्शन दिए वहाँ पे टिक लगा दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसे? देखना,
तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। और रिवर्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और ये बैतूल। यदि रिवर्स की हम लोग बेसिकली बात करें तो ये नदी कौन सी है? इस नदी को हम लोग कहते हैं वैनगंगा और इस नदी को हम लोग कहते हैं वर्धा। वैनगंगा और वर्धा, ठीक है। और इस साइड से यदि एक रिवर आती है यहाँ पे, इस रिवर को हम लोग कहते हैं वर्धा। ये इस रिवर को हम लोग कहते हैं गोदावरी। और ये रिवर क्या है? वैनगंगा। ठीक है भाई, ये वैनगंगा, ये वर्धा, ये वैनगंगा है और ये रिवर है वर्धा। और ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं, इसका नाम है भंडारा। भंडारा महाराष्ट्र का एक जिला है। वैनगंगा और वर्धा मिलने के बाद में प्राणहिता का निर्माण करती है और इसे हम लोग कहते हैं गोदावरी नदी। ये रिवर कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। अब बात ये आती है कि यदि आप देखोगे तो एक रिवर हम लोगों ने यहाँ से देखी, वाघ नदी, एक इसमें मिली देव नदी, चंदन नदी, बावनथड़ी। बावनथड़ी के बाद हम लोगों ने ये देखा था कन्हान नदी, पेंच नदी और कुलबेहरा नदी। और हम लोगों ने यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी देखा। इस नेशनल पार्क को हम लोग पेंच नेशनल पार्क भी कहते हैं। और इस पेंच नेशनल पार्क में, इस पेंच नेशनल पार्क में यहाँ पर बना हुआ एक डैम। और नदी कौन सी है भाई? यदि ये पेंच नेशनल पार्क है तो इस पेंच नेशनल पार्क में से एक नदी आती है जिसका नाम है पेंच नदी। और पेंच नदी के नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम पेंच नेशनल पार्क या पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ये बात भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो पेंच नदी पर यह डैम बना हुआ है पेंच नेशनल पार्क में, जिसे हम लोग कहते हैं तोतला डोह बांध या तोतला डोह बांध, ठीक है। ये डायग्राम हमें आगे भी काम देगा। तो तोतला डोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर पेंच नदी पर बना हुआ है। किस पर बना है? पेंच नदी पर बना हुआ है और पेंच नेशनल पार्क में बना हुआ है। तो ये बातें हमें क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पर अभी जस्ट हम लोगों ने पूरा का पूरा मैप देखा हुआ है और उस मैप में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि भाई पेंच नेशनल पार्क से रिवर कौन सी जा रही है? पेंच नदी। और पेंच नदी के नाम पर ही उस नेशनल पार्क का नाम पेंच नेशनल पार्क रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहेंगे? तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स पेंच नदी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 हमारे पास में है कि सही मिलान यहाँ पर हमें करना है। कुछ जलप्रपात है यहाँ पर, एक बांध भी है धूती बांध, और उनके सामने नदी और जिला दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि लिलाही जलप्रपात, मलधर जलप्रपात, गांगुलपारा जलप्रपात, धूती बांध, इनमें से किस नदी पर है या फिर किस जिले के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए देखें, ऑप्शन आपके सामने है। आप ऑप्शन में से आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ फिर, ठीक है ना। लिलाही जलप्रपात की बात होगी तो लिलाही जलप्रपात कन्हान नदी पर, कहाँ पे? कन्हान नदी पर, कन्हान नदी पर छिंदवाड़ा में है।
तो यहाँ पर कन्हान नदी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि छिंदवाड़ा जिला होना चाहिए किसके अंतर्गत, लिलाही जलप्रपात के अंतर्गत। एक बात यहाँ पर क्लियर होती है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसका 3 हो जाएगा, ठीक है। मलधर जलप्रपात, क्या नाम है, मलधर जलप्रपात। मलधर जलप्रपात की यदि मैं बात बताऊं आपको तो ये बालाघाट जिले में है, और मलधर जलप्रपात देव नदी पर बना हुआ है, क्योंकि देव नदी बाघ नदी की सहायक है। आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें किसकी, देखो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, लिलाही जलप्रपात। तो ये कन्हान नदी है दोस्तों, इस पर बना हुआ इस प्रकार से। ये लिलाही जलप्रपात है। और मलधर जलप्रपात की बात होगी तो इस नदी पर बना हुआ है। इस नदी का नाम है देव नदी, और जो ये देव नदी है ये बाघ नदी की सहायक है, और बाघ नदी वैनगंगा की सहायक है। तो देव नदी पर मलधर जलप्रपात बना हुआ है, और जिला कौन सा है, बालाघाट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि मलधर जलप्रपात की बात होगी तो देखो यहाँ पर बालाघाट जिला भी है, लेकिन देव नदी भी है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, बी। अगला क्या है, गांगुलपारा जलप्रपात। तो गांगुलपारा जलप्रपात भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब गांगुलपारा जलप्रपात की बात होगी तो वैनगंगा नदी पर हमें यहाँ पर मिलेगा, बालाघाट जिले में। किस नदी पर मिलेगा, वैनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में मिलेगा क्या, गांगुलपारा जलप्रपात। तो गांगुलपारा जलप्रपात वैनगंगा नदी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बालाघाट जिला है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। और धूती बांध बचा हुआ है, तो धूती बांध सिवनी में है। धूती बांध कहाँ पर है, धूती बांध सिवनी में नहीं बल्कि बालाघाट में आएगा दोस्तों। और गांगुलपारा जलप्रपात वो भी बालाघाट में ही आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये आएगी कि धूती बांध की जगह यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वैनगंगा नदी। धूती बांध की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैनगंगा। और तब जाके यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा कि धूती बांध वैनगंगा नदी पर है, यानी कि डी का ये डी हो जाएगा, है ना, ये कंडीशन बनती है। अब यदि इस क्रम में यहाँ पर चीज़ें होगी तो डेफिनेटली हम उसको कर पाएंगे। भाई ए का 4 है, ए का 3 है क्या यहाँ पे, तो ए का 3 2 जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कहाँ पर है, बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पर है। सी का 4, तो गांगुलपारा जलप्रपात सी का 4 सही है, और धूती बांध डी का 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट, ये द वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यदि इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस प्रकार से पहले साइड में ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ताकि आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओ कि ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है और डी का आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माही नदी के संदर्भ में सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन की डेफिनेशन एकदम चेंज हो गई है। भाई माही नदी का नाम हम सबने सुना है, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। माही नदी का नाम हम सबने सुना है, लेकिन पूछा क्या है कि माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताओ। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। तो माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह अनुवर्ती नदी है, यह परवर्ती नदी है, यह नवानुवर्ती नदी है, या फिर यह प्रत्यानुवर्ती नदी है। अब सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह आ जाती है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती होती क्या है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि अनुवर्ती नदी की जब भी बात होती है ना, तो अनुवर्ती नदी वह होती है, देखना यहाँ पे समझना। सपोज़ मान के चलिए कि एक रिवर यहाँ से बह रही है, ये क्या है, एक रिवर बह रही है, एक नदी बहती जाएगी यहाँ पे। अब नदी है
तो पानी भी बहेगा भाई, नदी में तो पानी बहेगा ना। तो ये स्थिति होती है यहाँ पे। ये नदी क्या है कि डायरेक्ट कहाँ पे जा रही है, सागरी जल में, या महासागर में लिख देता हूँ, महासागर। ठीक है, निकली कि एक पहाड़ी से। अब आप ये सोचो कि ये नदी जो है अपने उद्गम स्थान से निकलती है। भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उद्गम स्थान। कि नदी अपने उद्गम स्थान से निकली और उद्गम स्थान से निकलने के बाद अपने मार्ग में कंटिन्यू प्रवाहित होती गई, और अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए डायरेक्ट कहाँ पे जा रही है, महासागर में। अब आप मुझे बस ये बताओ कि यदि ये महासागर में अपना मुहाना बना रही है, तो क्या ये नदी किसी दूसरी नदी की सहायक नदी है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये नदी किसी भी दूसरी नदी की सहायक नदी नहीं है, यही बोलोगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी कैसी नदी होगी, मुख्य नदी होगी। भाई ये कैसी होगी, ये मुख्य नदी होगी, और इसी मुख्य नदी को हम कहते हैं अनुवर्ती। इसी मुख्य नदी को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी, या फिर अनुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्ती या फिर अनुगामी। तो अब बताओ कि माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या माही नदी अनुवर्ती है, या परवर्ती है, या नवानुवर्ती है, या प्रत्यानुवर्ती है? समझ रहे हो? अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अनुवर्ती की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ से अगर आपने माही नदी को पढ़ा होगा तो आप ये जानते हो कि माही नदी धार जिले से निकलती है, झाबुआ रतलाम से होते हुए राजस्थान में जाती है, और राजस्थान में जाने के बाद बहते हुए कहाँ जाती है, गुजरात में। और गुजरात में खंबात की खाड़ी में, कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और खंबात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का। और अरब सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का। हिंद महासागर का। तो कहने का मतलब कि माही नदी भी कहाँ पे जा रही है, एक महासागरी जल में जा रही है। मतलब कि माही नदी किसी भी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है, और जो नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं होती है उस नदी को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती या अनुगामी। तो अब ऑप्शन में आप देख लो कि अनुवर्ती है कहीं पे। यदि ऑप्शन में अनुवर्ती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि माही नदी क्या है, एक अनुवर्ती नदी है। समझ रहे हो ना। रही बात परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती की, तो उन्हें भी आगे एक मैप के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो पहले यहाँ पे, माही नदी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवाहित होती है, बताओ। माही नदी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें एक मैप। देखना, ये स्थिति होती है, हमें बस इधर ही काम है। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार। तो माही नदी मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें कि भाई कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे। ये धार से निकलती दोस्तों यहाँ से ऐसे, और ऐसे बहती है। ये अब आप देख रहे हो कि कौन कौन से ज़िले इसमें हो चुके हैं।
अब आप आसानी से बता दोगे जिले क्या, आप राज्य बता दोगे भाई, जिले क्या, आप तो राज्य बता दोगे। समझ रहे हो, ये धार जिले के सरदारपुर से निकलेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हम उसी चीज़ को फोकस करेंगे कि माही नदी मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से बहती है। तो धार, झाबुआ और रतलाम 3 ज़िले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर को अब इसमें क्या दिया है कि माही नदी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। तो जब हम लोगों ने ये देख लिया कि धार, झाबुआ, रतलाम, तो यहाँ पर अलीराजपुर ऐसा ज़िला है जहाँ पे माही नदी प्रवाहित नहीं होती है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी पर नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी पर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में कढ़ाना बांध है, बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप डैम है और जाखम बांध है। और कौन सा बांध है, जाखम बांध। 4 बांध हैं और हमें इनमें से वो बांध निकालना बाहर जो माही नदी पर नहीं बना हुआ है। तो यदि हमें ये पता होगा दोस्तों, यदि हमें ये पता होगा कि जैसे ही माही नदी मध्य प्रदेश से बाहर होती है तो बांसवाड़ा ज़िले में हमें 2 बांध मिलेंगे, एक कागदी पिकअप डैम है और एक माही बजाज सागर बांध है, ये बजाज सागर है। और एक बांध गुजरात में मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं कढ़ाना बांध। कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, और ये कौन सा है, कढ़ाना बांध। समझ रहे हो, अगर मैं नाम भी इनके लिख दूं तो इसे हम लोग कहते हैं कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, और इसे हम लोग कहते हैं कढ़ाना बांध। तो 3 बांध तो है यहाँ पे। यदि हम देखें कि माही रिवर पर कौन सा बांध नहीं है, तो कढ़ाना बांध देख लिया, बजाज सागर देख लिया, कागती पिकअप बांध देख लिया। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें दोस्तों तो ये जो जाखम बांध है, जाखम बांध माही नदी पर नहीं है। समझ रहे हो, जाखम बांध कहाँ मिलेगा वो भी देख लो कि जाखम बांध एक्चुअली में, जाखम बांध यहाँ से एक रिवर आती है दोस्तों, और इस साइड से भी एक रिवर आती है। इस कंडीशन में ये दोनों नदियाँ यहाँ से मिलने के बाद में आगे बढ़ जाती हैं। मतलब यहाँ पर एक प्लेस है, समझ रहे हो भाई, यहाँ पर एक स्थान है, ये नदी का नाम है जाखम और इसका नाम है सोम। ये दोनों आपस में मिलती है। यहाँ पे नौरावर बिलूरा राजस्थान का एक स्थान है जिसे कहते हैं नौरावर बिलूरा, नौरावर बिलूरा। ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पे जाखम और सोम दोनों मिलती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो जाखम बांध है वो इस जाखम नदी पर आएगा, ठीक है। तो जाखम बांध जाखम पर है, माही नदी पर नहीं है। लेकिन माही नदी पर ये 3 बांध हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी पर नहीं है, तो जाखम बांध नहीं है, क्योंकि जाखम बांध जाखम नदी पर है, ठीक है ना। आगे आपके पास में एक क्वेश्चन है कि माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, बताइए। माही नदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है, उल्टा यू आकार
की संरचना का निर्माण करती है। अब देख लो एक बार क्या है यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि सर यू इस प्रकार होता है, लेकिन ये यू कैसा हो गया, उल्टा यू। तो इसका मतलब कि उल्टा यू आकार की संरचना का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बताओ। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात भी सही है। भीलों की गंगा आदिवासियों की गंगा इसे कहते हैं, ये बात भी सही है। भाई भीलों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, ये सारे नाम किसके हैं, माही नदी के नाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भीलों की गंगा और आदिवासियों की गंगा कहना भी सही है। कच्छ की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो सही मायने में माही नदी कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती, पहली बात तो। और दूसरी बात कि डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। ये गिरती कहाँ पर है, तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। देखना यहाँ पे, ये जहाँ मुहाना बनाती है इसका नाम है खंबात की खाड़ी। और दूसरी बात कि ये अपने मुहाने पर यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो डी वाला आंसर है, ऑप्शन है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माही नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास में कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। भाई माही नदी के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, इसके बाद में कोई सी और नदी आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1, 2, 10 तक की गिनती में आप 1, 2 के बाद डायरेक्ट 5 पे चले गए, 5 के बाद 7 पे चले गए, 6 बीच में छोड़ दिया। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रही है। मतलब ये हो रहा है कि 1 to 100 हम लोग एक सीक्वेंस में ही जा रहे हैं। भाई यहाँ पर माही के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आगे नर्मदा, चंबल, ताप्ती सभी के आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो माही नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में जाती है और उसके बाद में गुजरात में। महाराष्ट्र में यहाँ पर नदी नहीं जाती है, आप देख लो। क्योंकि महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो दक्षिण में मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन 3 में बहती है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि माही नदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी नहीं है। माही नदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि यदि माही नदी की सहायक नदियों की आप बात करोगे तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि माही नदी की सहायक है सोम, जाखम, आनस, पानम, लड़की, जंभार, कुन। तो ये सब की सब माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें आनस, पानम, लड़की ये तो है। अनेर नदी यहाँ पर नहीं आ रही है। और वैसे भी अनेर नदी दोस्तों ताप्ती नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है, ताप्ती नदी की। और ताप्ती नदी की किधर से सहायक है, तो ये दाईं ओर से, किधर से, दाईं ओर से सहायक है। और अनेर नदी पर महाराष्ट्र में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अनेर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि माही नदी तंत्र के अंतर्गत कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। अच्छा, टोटल अपवाह क्षेत्र।
तो यहाँ पर अगर टोटल अपवा क्षेत्र की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं कि 64,874 वर्ग किलोमीटर, ये हो सकता है क्या, या फिर 2,02,070 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर है 38,699 वर्ग किलोमीटर और 43,200 वर्ग किलोमीटर। तो यदि आपको मध्य प्रदेश के सभी अपवाह तंत्र पता होंगे तो आपको उनके किलोमीटर पता होंगे और यहाँ तक कि ये पता होगा कि कुल अपवाह क्षेत्र का मध्य प्रदेश में कितना होता है। यदि मैं ऊपर वाले की बात करूँ 64,874, तो ये ताप्ती नदी अपवाह तंत्र का है और ये गंगा नदी अपवाह तंत्र और ये है दोस्तों माही नदी और 43,200 ये है चंबल नदी का। तो पूछा किससे है, माही नदी से, तो सी वाला आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही नदी पर किस जिले में बनाया गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। यदि माही नदी को आपने, या माही नदी क्या, मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, यदि आपने कंसेप्शनल तरीके से एज अ हैंड मैपिंग के माध्यम से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप बता पाओगे कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही नदी पर किस जिले में बनाया गया है। देखना, यहाँ पर 2 बांध है। मध्य प्रदेश में तो हम लोगों ने कोई डैम देखा नहीं है, आगे देखेंगे कागधी पिकअप डैम और एक कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। तो जो माही बजाज सागर बांध है, इसकी लंबाई की यदि हम लोग बात करेंगे 3,019 मीटर है और ये जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। राजस्थान में, और इस लंबाई के साथ में यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो मतलब ये हो गया कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही नदी पर माही बजाज सागर के नाम से है, या इसी को हम लोग बजाज सागर भी कहते हैं। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। लंबाई कितनी है, 3,019 मीटर। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जिला कौन सा आ जाएगा यहाँ पर। अब आप समझ गए कि बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माही नदी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत किस जिले में बना हुआ है। अभी इसके पहले यदि हम लोगों ने बात की तो उसमें क्या बताते वो कि इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि सबसे लंबा बांध कौन सा है। क्या देखा, सबसे लंबा बांध। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा बांध किसका, राजस्थान का। और उसने ये भी नहीं कहा है कि माही नदी पर ही बना हो, माही नदी अपवाह क्षेत्र में हो या माही नदी अपवाह तंत्र में हो। तो अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत तो बहुत सारी नदियाँ आएगी। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे। ऑप्शन आप एक बार देख लो पहले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब हम लोग ऑप्शन देखें उसके पहले हम लोग क्यों ना मैप एक बार देख लें। कागधी पिकअप देख चुके हैं, माही बजाज सागर देख चुके हैं, कढ़ाना बांध देख चुके हैं, लेकिन जाखम बांध देखना दोस्तों। जो जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है और ये नदी बहकर आती कहाँ से, प्रतापगढ़ से। कहाँ से, प्रतापगढ़ से। इस बांध को हम लोग कहते हैं जाखम बांध। इस बांध का नाम क्या है, जाखम बांध। और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और इस 81 मीटर ऊंचाई के साथ में जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है ना। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम नदी पर है, जाखम बांध के नाम से 81 मीटर ऊंचाई। और ज़िला कौन सा हो जाएगा,
प्रतापगढ़। जिला कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। अब आप देख लो ऑप्शन में है कहीं पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माही नदी अपवा क्षेत्र के अंतर्गत किस जिले में बना हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। अरे भाई आंसर क्या हो गया? प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। माही नदी के अंतर्गत वेणेश्वर धाम की विशेषता नहीं है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेणेश्वर धाम क्या है। तो पहले यहाँ पर क्या विशेषता है, पहले वो एक बार पढ़ लो कि सोम जाखम और माही का संगम स्थल है। भाई वेणेश्वर धाम सोम जाखम और माही का संगम स्थल है क्या? क्या यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है? क्या यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है? या फिर बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ही आता है? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास में, इनमें से आपको उस ऑप्शन को बाहर निकालना है जो कि वेणेश्वर धाम की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना? तो अब मैं आपको दिखा दूं कि पहले वेणेश्वर धाम है कहाँ पे। देखना यहाँ पे नदी मिलती है। देखो जाखम सोम ये दोनों कहाँ मिली? नौरावर बिलूरा में। और वहाँ से इन दोनों नदियों का जल आगे आया और किस में मिल गया? माही में। ये जहाँ पर मिलता है इसे हम लोग कहते हैं वेणेश्वर धाम। भाई इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेणेश्वर धाम। और इस वेणेश्वर धाम की विशेषता ये है कि यहाँ पे ये क्या है भाई? ये त्रिवेणी संगम है। ये क्या है? त्रिवेणी संगम है। मतलब सोम जाखम और माही तीनों का संगम यहाँ पर होता है। इसके अलावा खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है यहाँ पे। अच्छा, विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहाँ पे? वेणेश्वर धाम में। और इसके अलावा यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ मेला भी लगता है। आदिवासियों का कुंभ का मेला भी लगता है कहाँ पे? वेणेश्वर धाम में। और वो कब लगता है? तो माघ माह की पूर्णिमा को। तो जब हमें वेणेश्वर धाम की विशेषता पता चल गई, अच्छा किस जिले में है ये? तो ये जिला दोस्तों आएगा डूंगरपुर। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। तो अब देख लो सोम जाखम और माही का संगम स्थल है, बिल्कुल है। खंडित शिवलिंग की पूजा भी होती है। आदिवासियों कुंभ का मेला भी लगता है। क्या बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये बांसवाड़ा के अंतर्गत नहीं है बल्कि ये डूंगरपुर के अंतर्गत है। ठीक है ना? तो यहाँ पर विशेषता कौन सी नहीं हो जाएगी? ये वाली विशेषता नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो। महानदी तंत्र के, अरे महानदी नहीं आएगा यहाँ पे, ये महानदी नहीं है दोस्तों, माही नदी आएगा। क्या आएगा? माही नदी तंत्र के अंतर्गत कुल अपवाह क्षेत्र का मध्य प्रदेश का कितना अपवाह क्षेत्र आता है? मतलब ये हो गया कि माही नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। तो हम लोगों ने क्या देखा? 38,699 वर्ग किलोमीटर, यही देखा है। तो इसका मध्य प्रदेश में कितना है? तो यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ, 7,188 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है इस कुल अपवाह क्षेत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
कि माही नदी एक अनुवर्ती नदी है जो अपने मुहाने पर बनाती है। अब बताओ, ये तो हम लोग देख भी चुके हैं डायग्राम में, भाई ये तो डायग्राम में भी देख चुके हैं कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ठीक है ना, और अनुवर्ती नदी भी है, ये बात भी हम लोग जान चुके हैं। तो यदि नदी का एक पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, अगर उस पूरे स्ट्रक्चर को जब हमने काफ़ी डीप में पढ़ लिया तो फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, अभी तक आपको कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। भाई क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जब हमारे पास में उसका पूरा मैपिंग हमारे माइंड में सेट है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? कहीं से भी क्वेश्चन आए, हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। तो माही नदी एक अनुवर्ती नदी है जो अपने मुहाने पर क्या बनाती है? ऐश्वर्य बनाती है। अगला, निम्नलिखित में से माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओके, ऑप्शन ए कि सूर्य की पुत्री है क्या माही नदी, या शनि की बहन है, या फिर यमुना की बहन है, या फिर पृथ्वी की पुत्री है। तो माही नदी का संदर्भ इनमें से कौन सा सही है, आपको वो निकालना है। सूर्य की पुत्री, शनि की बहन, या फिर यमुना की बहन, बताओ। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आते दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य की पुत्री, शनि की बहन और यमुना की बहन ताप्ती नदी को कहते हैं, और पृथ्वी की पुत्री माही नदी को कहते हैं। क्योंकि ताप्ती नदी का जल गर्म जल होता है और इसे हम लोग पयोष्णी भी कहते हैं। तो गर्म जल का मतलब ये होगा कि ये सूर्य की पुत्री है। सूर्य जिस प्रकार से गर्म होते हैं उसी प्रकार इस नदी का जल भी कैसा है? गर्म है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पिता में जो गुण होते हैं वो गुण किस में होते हैं? बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसे सूर्य की पुत्री कहते हैं। और शनि देव सूर्य के पुत्र हैं। भाई शनि देव कहते हैं ना कि सूर्य पुत्र शनि देव, कहते कि नहीं कहते? सूर्य पुत्र शनि देव। तो यदि शनि देव सूर्य के पुत्र हैं तो डेफिनेटली ताप्ती नदी जब सूर्य की पुत्री है तो ये दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए। तो इसीलिए इसको शनि की बहन कहते हैं और यमुना की बहन भी कहते हैं। क्योंकि यदि आप ये देखो कि अगर पूरे भारत की बात करें तो यमुना नदी को जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी हम लोग कहते हैं, हालांकि है भी, तो यमुना नदी की जो छवि भारत में जिस प्रकार से बनी हुई है उसी प्रकार मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी की छवि बनी हुई है। तो ताप्ती की जो तुलना है वो यमुना से की जाती है, इसीलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी की पुत्री, मतलब माही नदी को हम लोग पृथ्वी की पुत्री कहते हैं, ठीक है ना। तो माही नदी के संदर्भ का कथन सही कौन सा है? डी वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि अनुवर्ती नदी की सहायक नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अब बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक मैप बना के बताऊंगा कि ये होता क्या है। भाई ये अनुवर्ती, परवर्ती और नवानुवर्ती होता क्या है? समझ रहे हो? देखना, एक रिवर बनाई मैंने, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया महासागर, ठीक है, महासागर। और यहाँ पर मैंने बना दी एक पहाड़ी जहाँ से नदी निकलती है, और वहाँ पे लिख दिया उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, और ऐसे बहते हुए आ रही है, ऐसे। तो ये जो मुख्य नदी है जो अपने उद्गम स्थान से निकलती है और अपने प्रवाह मार्ग में बहते हुए कहाँ पे आ गई है? महासागर के जल में। और ये नदी दोस्तों किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है,
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इस मुख्य नदी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवर्ती या अनुगामी। लेकिन कंडीशन ये होती है कि इसकी सहायक नदी है, ऐसे ये क्या है, सहायक नदी है, ये कंडीशन होती है। तो अनुवर्ती की सहायक नदियों को हम लोग कहते हैं परवर्ती, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परवर्ती। और स्थिति ये होती है कि एक नदी ये मिली, एक ये मिली, एक ये मिली, अगर ये स्थिति क्रिएट होती है तो डायरेक्शन ऐसी कर दो, ये ऐसी डायरेक्शन बह रही है, ये भी, इनको हम लोग कहते हैं प्रत्यानुवर्ती। क्यों कहते बताऊंगा मैं अभी। और इनको कहते हैं नवानुवर्ती। अब मेन बात ये आ रही है कि जो मुख्य नदी है इसे हमने क्या नाम दे दिया, अनुवर्ती, अनुवर्ती, या इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अनुगामी। तो मुख्य नदी अनुवर्ती अनुगामी, और मुख्य नदी की सहायक नदी को परवर्ती, परवर्ती की सहायक नदी को, परवर्ती की सहायक नदी को नवानुवर्ती। लेकिन कंडीशन ये है कि परवर्ती की सहायक वर्ती दोनों तरफ से आ रही है। तो परवर्ती की ऐसी सहायक नदी जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में हो, इन नदियों को नवानुवर्ती कहेंगे। और यदि परवर्ती की सहायक नदी और इनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह के विपरीत दिशा में, क्योंकि देखो ये इधर जा रही है और अनुवर्ती का प्रवाह इधर है, तो इस प्रकार यदि इसके प्रवाह की दिशा होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यानुवर्ती। अब अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि अनुवर्ती नदी की सहायक नदी को हम लोग क्या कहते हैं। तो अब भी जस्ट मैंने बताया कि अनुवर्ती की सहायक नदी को हम लोग क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं। तो अब ऑप्शन में हमारे पास में यदि परवर्ती आ गया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। प्रत्यानुवर्ती की जब बात होगी तो प्रत्यानुवर्ती किसको कहेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रत्यानुवर्ती उस नदी को कहेंगे जो परवर्ती की सहायक है लेकिन इसके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में है। समझ रहे हो, चलिए। और नवानुवर्ती, तो नवानुवर्ती में क्या कंडीशन है, ये देखो नवानुवर्ती, ये भी परवर्ती की सहायक है लेकिन इनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में है, ठीक है। और अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसी नदियाँ जो अपने प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है। क्या करती है, अत्यधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन जहाँ भी होता है तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, गहरे खड्ड या अवनालिकाएं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीहड़, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीहड़। तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपित। और बीहड़ निर्माण की यदि बात करें तो चंबल नदी सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे भारत में। श्योपुर, मुरैना और भिंड वाला क्षेत्र जिसे हम लोग चंबल घाटी क्षेत्र भी कहते हैं, गिरद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है यहाँ पे कि प्रत्यानुवर्ती नदी किस तथ्य का अनुसरण करती है। अब देखो यहाँ पर मैंने मानचित्र भी आपको पहले बना करके दिखा दिया है।
तो हम उस मानचित्र का उपयोग करेंगे, लेकिन पहले एक बार पढ़ लो कि प्रत्यानुवर्ती नदी किस तथ्य का अनुसरण करती है। यह नदी अनुवर्ती की सहायक नदी है। अच्छा, यह नदी अनुवर्ती की दिशा में बहती है। यह नदी नवानुवर्ती की सहायक है। यह नदी अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में प्रत्यानुवर्ती नदी के संदर्भ में आप बता सकते हो कि किस तथ्य का अनुसरण करती है। तो एक बार यहाँ पर आपको मैं फिर से मैप में लेके जाने का प्रयास करूँगा कि प्रत्यानुवर्ती नदी के बारे में पूछा है। परवर्ती की सहायक है, लेकिन इसके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। अब ये देख लो कि क्या विशेषताएं हैं। तो यह नदी अनुवर्ती की सहायक है, नहीं है भाई। ये किसकी सहायक है? परवर्ती की सहायक है। अनुवर्ती की दिशा में बहती है तो नहीं बहती है, अनुवर्ती की विपरीत दिशा में बहती है। नवानुवर्ती की सहायक है भाई, नवानुवर्ती की सहायक भी नहीं है, ये परवर्ती की सहायक है ना। अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। तो ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पर मैप में देखा है कि अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। कौन? प्रत्यानुवर्ती नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही बताने का प्रयास करना जल्दी से। नवानुवर्ती नदी के संबंध में सही कथन है, बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नवानुवर्ती नदी के संबंध में सही कथन कौन सा है। अनुवर्ती की सहायक नदी है, या प्रत्यानुवर्ती की सहायक नदी है, या परवर्ती की सहायक नदी है, या अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। तो इसके लिए भी मैं आपको मैप पर लेके जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? नवानुवर्ती की। और नवानुवर्ती की बात होगी मतलब इसकी बात हो रही है। और ये नवानुवर्ती परवर्ती की सहायक है, ये बात भी हमें पता है, और परवर्ती अनुवर्ती की सहायक है। लेकिन इस नवानुवर्ती की एक विशेषता है, इसका जो प्रवाह है वो इस अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में है। समझ रहे हो? तो अब आप एक बार देख लो कि क्या ये अनुवर्ती की सहायक है। तो आप क्या बोलोगे? अनुवर्ती की सहायक नहीं है, ये परवर्ती की सहायक है। प्रत्यानुवर्ती की सहायक है भाई, परवर्ती की सहायक है। परवर्ती की सहायक नदी है, तो ये बात यहाँ पर सही है कि परवर्ती की सहायक तो है। मतलब सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डी पर अगर हम जाएंगे तो अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है, लेकिन ये विपरीत दिशा में नहीं बहती, बल्कि अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में ही ये प्रवाहित होती है। समझ रहे हो? इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, अब देखो यहाँ से चंबल नदी का क्षेत्र स्टार्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये 50 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। और आगे की क्लास में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो चंबल नदी की सीरीज से ही आगे कंटिन्यू मिलेंगे। हो सकता है कि चंबल नदी के अलावा उसमें और भी नदियां ऐड हो जाएं, यानी कि और भी नदियों के क्वेश्चन उसमें जुड़ जाएं। तो आप बस बने रहिएगा, आपको सीरीज़ कंटिन्यू इसी प्रकार से मिलती रहेगी। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में नहीं आता है? भाई पूछा क्या है कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं आता है। अब यदि बात आती है मध्य प्रदेश में जलप्रपातों की, तो झाड़ीदाह, चूलिया, पाताल पानी, शीतला माता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा आंसर टिक करने का प्रयास करेंगे, बताओ। चंबल नदी पर ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, यदि हम लोग देखेंगे तो झाड़ीदाह इंदौर में है,
चूलिया कहाँ पर है? चूलिया चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान। पाताल पानी इंदौर में है। और शीतला माता इंदौर में है। तो 3 यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश में है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है, चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तो दोस्तों आज की क्लास के 50 क्वेश्चन, हालांकि हम लोग 30 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को वेल कंसेप्शनल तरीके से आपके सामने सॉल्व किए हैं। आगे भी प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी और आप लोग प्रत्येक क्लास को अटेंड करके उस क्लास में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही प्रकार से एक सॉल्यूशन देख के, एक सही प्रकार से कंसेप्शनल विस्तार सुन के, समझ के, देख के और खुद नोट्स बना करके अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। क्योंकि कंडीशंस क्या होगी कि ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आने वाली आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। यदि आपने कुछ पढ़ा भी होगा और शुरू से लेकर अभी तक की हमारी क्लासेस देखी होगी तो डेफिनेटली आपको रियलाइज़ हो भी गया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक स्किल होता है। क्या होता है? एक स्किल होता है। यदि आपने उस स्किल को समझ लिया कि आपको उस सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है तो आप उस सब्जेक्ट में महानता हासिल कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से उसमें जो भी सिलेबस है उस ओवरऑल सिलेबस को आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं पढ़ा है हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन कक्षाएं इंदौर में नौलखा एसआर पेट्रोल पंप के सामने चितावद में क्लासेस चल रही है BSCS एकेडमी इंदौर में। तो आप यहाँ पर भी आकर ऑफलाइन क्लासेस का आनंद ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को वन टाइम में क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश जियोग्राफी की इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।